नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी कैमूर की, जहां परिवहन जांच चौकी पर अवैध वसूली के मामले में कैमूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सैप जवान समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी निरसा की, जहां प्रिंस खां की कथित धमकी मामले में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने एग्गेरकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी को डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की मांग की है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के सिविल लाइन बाग फरजाना स्थित मेराकी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के स्थापना दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन के सहयोग से 15 जुलाई को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को शिविर के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया। शिविर में हड्डी रोग, कैंसर, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, फिजिशियन, डेंटल और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े विशेषज्ञ मरीजों को निःशुल्क परामर्श देंगे। क्लिनिक प्रबंधन ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाले इस शिविर में रियायती दरों पर जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी और लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की गई है। इस अवसर पर विष्णु कुमार, अमित कुमार, शुभम रावत, मोनू चौधरी, राजा मौजूद रहे। मैं डॉक्टर उमा शर्मा, मेराकी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक से आज हम लोग कैंप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 15 जुलाई 2026 को है। इस दिन हम क्लिनिक को 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस 2 साल के ड्यूरेशन में हमने बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के साथ में, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और भी स्पेशलिटी है, उस दिन कैंप रखा जाएगा। और 2 साल में हमने ऑन्कोलॉजी में जो काम किया है उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स को प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में काफ़ी काम किया है, जिससे कि पेशेंट को सही जो इलाज है उसके लिए मिल सके और उसके लिए पेशेंट को दिल्ली या जयपुर जाना नहीं पड़े। क्योंकि ऑन्कोलॉजी में ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की डायग्नोसिस सही हो और स्टेज सही हो और पेशेंट को स्टेज के अकॉर्डिंग टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और हमारे करीब 1200 केस इस दौरान 2 साल में हुए हैं, उसके प्रोग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट को और ट्रीटमेंट क्वालिटी और फॉलोअप केसेस को देखते हुए हम अपने स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ आगरा डिवाइन। हम लोगों ने मेराकी क्लिनिक में डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर उमा जी ने, क्योंकि अपने 2 वर्ष सफलतम आगरा की जनता और के जनपद के लोगों के चिकित्सकीय कार्य के लिए दिया और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करी इस क्लिनिक ने। और इस मरीज जो भी यहाँ पे आए उन्होंने उपचार के साथ अपने आप को सही किया और अपनी दिनचर्या सही की और हेल्थ लाभ लिया, स्वास्थ्य लाभ लिया। तो इसी उपलक्ष्य में 2 वर्ष पूरे होने के ऊपर हम लोग 15 जुलाई को प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक एक हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और ये हेल्थ कैंप मेराकी क्लिनिक बाग फरजाना पर लगाया जाएगा, जिसका बिल्कुल स्पीड क्लब से थोड़ा सा आगे जाके बस बाएं हाथ पर स्थित है संस्कृति भवन के बराबर। वहां पर आप लोग आए और विभिन्न विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। खुद अभिषेक पाठक, जो कि उभरते हुए यूरोलॉजिस्ट है और काफी दक्षता प्राप्त है। विशेष रूप से जो नई पद्धतियां हैं, मैं उदाहरण दूं कि जो गुर्दा यूरोलॉजिस्ट हूं मैं। अभी हमारे क्लिनिक के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसके स्थापना दिवस पे 15 जुलाई को मेराकी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक पे हमने एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर रखा है। ये पारिक हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही है और इसके अंदर कंसल्टेशन फ्री रहेगा और प्रिवेंशन के लिए जागरूकता अभियान भी है इसके अंदर। और कौन रहेंगे इसके अंदर ऑन्को सर्जरी में डॉक्टर उमा शर्मा, मैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक पाठक, इसके अलावा डॉक्टर अनुपम गुप्ता जो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, वो अपनी हड्डी की सेवाएं भी देंगे। और जनरल फिजिशियन में डॉक्टर कृष्णा, गायनिकोलॉजिस्ट में डॉक्टर एमन और दंत रोग में डॉक्टर अनिरुद्ध जी इसमें अपनी सेवाएं देंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
नरसिंहगढ़ में हाइडलबर्ग सीमेंट कंपनी और परिवार सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में संचालित 6 माह के सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में प्रशिक्षण पूरा करने वाली युवतियों और महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान करीब 80 प्रतिभागियों को जैकेट, बैग, सलवार कुर्ता, ब्लाउज, ट्राउजर सहित विभिन्न परिधानों की सिलाई का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में कंपनी, परिवार सोसाइटी और प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर सुरेश दुबे, प्लांट हेड विश्वकांत मिश्रा, HR हेड आलोक तिवारी, निशांत चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारे कोऑर्डिनेटर हमने मोटिवेट किया, आपको गांव-गांव घूमे, हमने चुनाव किया, आपका सर्वे किया, ये सारे काम किए, आपको सागर ले गए, मार्केटिंग के लिए ले गए, आपको मोटिवेट किया। तो ये सब हमारा काम था। सीखना आपका काम है, उसे आगे बढ़ाना, उसे मार्केट लिंकेज करना हम सबका काम है। तो सवाल ये है कि हम जितना संस्थागत होंगे, जितना इंस्टीट्यूशनल होंगे, उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, यही हमने प्रार्थना में कहा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं के रास्ते पर हमसे कोई भूल ना हो। तो ये प्रार्थना हमारे भगवान सुनेंगे जरूर, अगर हम इकट्ठे काम करेंगे। तो आप लोग यहाँ मंच पर आए, आपने हौसला दिखाया, आपके लिए एक बार सलाम है कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और ये जो मंच पर बोलना, अपनी बात कहना, ये भी एक डेवलपमेंट का टूल है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप में हिम्मत आती है, हौसला आते हैं, आप कल बाजार में अपना माल बेचेंगे, लोगों से बताएंगे कि आप कर भी रहे हैं, तो वो भी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अब हमारे बीच से थोड़ा मैं इस कार्यक्रम में बताऊँ कि माइसेन सीमेंट के सहयोग से हमने 80 महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी। उसमें सिलाई, कढ़ाई, अपने जैकेट बनाए, अपने अंडरगारमेंट्स बनाए, सूट, सलवार, ब्लाउज, प्लाजो, जो भी आजकल चल रहा है, आपने सेफ्टी जैकेट बनाई, आपने बैग बनाए, बहुत अच्छी आपने चीज़ें बनाई, उनको मार्केट से लिंक हमको करना है। तो इसमें आप सबका सहयोग है, कंपनी का सहयोग है। कंपनी इसके लिए फंड मुहैया कराए, आपने सहयोग किया, तो सबको एक बार कंपनी को धन्यवाद बहुत बहुत और जोरदार ताली आप लोग बजाएं। अभी मैं आपके बीच से कुछ लड़के I am from Narsinggarh. My father's name is Mr. Bihari Pal. यहाँ ग्राम नरसिंहगढ़ में पिछले जो 6 महीने से फ्री सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है, जो माइसेन सीमेंट कंपनी एवं परिवार सोसाइटी की ओर से चल रहा है, वहाँ मैं पिछले 3 महीने से उपस्थित रही हूँ। और यहाँ हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है, बहुत अच्छा गाइड किया है। पहले जब मैं यहाँ शुरू आई थी, तब मुझसे अच्छे से सुई में धागा डालना भी नहीं आ रहा था। मेरे टीचर्स ने हम लोगों को इतना अच्छा प्रमोट किया, गाइड किया कि आज जो ड्रेस हम लोग पहने हैं वो हम लोगों ने खुद अपने हाथों से सिली है। तो थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स, ऑल माय फ्रेंड्स और माइसेन सीमेंट कंपनी एवं परिवार सोसाइटी को मेरे तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने ये स्किल्स प्रोवाइड करवाए और हम जैसी लड़कियों को सीखने का मौका मिला। थैंक यू। क्लस्टर हेड हाइडलबर्ग सीमेंट, माइसेन सीमेंट, श्री आलोक तिवारी जी, गौतम जी परिवार की तरफ से, त्यागी साहब और सभी बच्चे। मैं इस विषय में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ कुछ कहने का, लेकिन एक बात बहुत अच्छा लगा, आप सिलाई सीखा, कुछ नई चीज़ें सीखी, बट जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें महसूस हुआ वो ये है कि आप में जो आत्मविश्वास है और इस सीखने के बाद जो आप में खुशी है, वह खुशी अगर श्री हाइडलबर्ग सीमेंट की तरफ से और आपके जितने भी ये सिखाने वाले लोग हैं कि मेहनत से अगर वो आपको मिल रही है तो हमें संतोष है। मैं पूरे हाइडलबर्ग सीमेंट की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो हुनर आपने सीखा है, ये आपको आत्मविश्वास के साथ साथ आपको आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करेगा, अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने जीवन के निर्वाह में सहयोग करेगा। ऐसी हमारी कामना है, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो बच्चे अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, उन कहानियों की संख्या बढ़ती जाए और सफलता की नई नई बातें भी उनको सुनने को मिले। यही हमारा
संतोष है, यही हमारा लक्ष्य है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समुदाय को सिलाई अगरबत्ती और धूपबत्ती का प्रशिक्षण दिया, जिससे ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। जैसा कि मैं हूँ आजीविका मिशन से और मैं इस तरह के पूरे समूह भी देखता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी हमारे समूह की दीदियाँ भी जुड़ी हुई हैं, तो शायद बच्चियाँ भी होंगी, शायद उनकी माँ वगैरह जुड़ी हों। तो जैसा कि सर ने बोला था कि गतिविधि करना, आपको सीखना एक अलग बात है, लेकिन उसको मार्केट प्रोवाइड करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। तो ये आजीविका मिशन के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। आजीविका मिशन से हम तरह तरह के मेले आयोजित करते हैं, जिले लेवल से भी, राज्य लेवल से भी। तो आप अपना प्रोडक्ट बना के आप आजीविका मिशन में के माध्यम से आप मार्केट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो गतिविधि है उसको प्रोत्साहन मिल सके और इसको और आगे भी बढ़ाया जा सके। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राखी काजी है। मैं ग्राम सफेदी घाट की रहने वाली हूँ। मैंने इस वर्ष कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद परिवार सोसाइटी हाइडेलबर्ग मर्चेंट सीमेंट कंपनी नरसिंहगढ़ में निःशुल्क सिलाई सीखने के लिए यहाँ प्रवेश लिया और महारत हासिल की। मैंने यहाँ कई प्रकार के कपड़े बनाने सीखे, जैसे कुर्ती सिलाई, बैग, स्कूल बैग, थैला, ये सब यहाँ सीखे। हमारी शिक्षक सोनम दीदी, टिंकल दीदी और कामना दीदी ने हमें यहाँ अपनी सफलतापूर्वक सिलाई सिखाने में महारत हासिल की। हमसे सुई में धागा डालने भी नहीं आता था, तब यहाँ आए तो हमने यहाँ अच्छे से सिलाई सीखी। अब हमारी स्कूल एवं कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है वो हमने यहाँ से खुद बनाई। कोर्स करने के बाद अब हमने आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में प्रवेश लिया। धन्यवाद। इस संस्था के जो मेन आज के कार्यक्रम के संचालक और मुखिया हैं श्री त्यागी जी, और मध्य प्रदेश सरकार से आए हुए हमारे अधिकारीगण और जितनी भी महिलाएं और बच्चे यहाँ पर बैठी हैं और मीडिया के श्री मोदी जी, मैं सभी आप लोगों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे आसपास की गांव की बच्चियाँ और महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में भाग ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक सकारात्मक हमें एक संदेश दे रही है कि अगर आपके पास में हुनर है तो फिर अवसरों की कमी नहीं है। कई लोग जैसे होते हैं गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो उनको एक ही बात का हमेशा दुख रहता है कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मुझे अवसर नहीं मिले हैं। बट मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैं यहाँ पर सोनम जी की और बाकी बच्चियों की सक्सेस स्टोरी देख रहा था, अगर आप में हुनर है तो अवसर अपने आप आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने देखा कि मोबाइल आज का जो भारत का देश है वो मोबाइल का देश हो गया है। 21वीं सदी में अगर आप देखेंगे, आप बिना मोबाइल की ज़िंदगी को नहीं संभावित कर सकते हैं। उसमें कई बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जो पूरा दिन भर उसी में लगी रहती हैं और अपना समय और धन दोनों बर्बाद करते हैं। उसी में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस AI के कंटेंट को करते हैं और लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक बच्चा जो है उसमें कंटेंट क्रिएट कर रहा है और पैसा अर्न कर रहा है। आपने एक आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, AI। उसने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसने हर चीज़ को अपने मकड़जाल में फंसा लिया है। इससे क्या हो गया, जो मानव संसाधन है उसके लिए अवसरों की कमी हो गई है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता। AI को बनाने वाले भी क्या हैं, इंसानी लोग हैं, वो भी बच्चे हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको समय के साथ साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा अभी यहाँ भाषण दिया था कि उसने अवसर को तलाशा। माँ बाप ने बोला कि नहीं, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भारत में हमारी जो पारिवारिक स्थिति है, जो हमारा कल्चर है, वो सही बात है। आज भी थोड़ा सा क्या है, पुरुष प्रधान है, महिलाओं को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है, डर रहता है, खौफ रहता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में घर में अवसर तलाशना बहुत बड़ी बात है। मैं मायसम परिवार की ओर से, प्रबंधन की ओर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और आशा ही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम परिवार सोसाइटी के साथ में हाथ से हाथ मिला के अपने साथ साथ
अपने आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए करबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे, क्योंकि माइसम प्रबंधन का हमेशा ही एक ही उद्देश्य रहा है कि अपने साथ में सभी का विकास। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मंगलवार को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े और पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की और पुलिस ने चुनाव में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। दतिया पुलिस पहले से ही सक्रिय रही है और अभी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि ये उपचुनाव है और बड़ा महत्वपूर्ण है, इस वजह से यहाँ पर पुलिस लगातार जो भी गुंडे बदमाश तत्व हैं और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर एक एक करके किसी पे जो ज़्यादा बड़ा बदमाश है उन पर जिला बदर और NSA तक की कार्रवाई की जाएगी और जो इस तरह के लोग हैं जो चुनाव को अन्य प्रभावित कर सकते हैं उन पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। किया जाएगा कि क्योंकि चुनाव एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसकी निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, अतः ही इसलिए पुलिस लगातार फील्ड पर है और सभी कर्मचारी इस चीज़ को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि जो चुनाव है निष्पक्ष रूप से संपन्न किया जा सके। इस संबंध में आज कलेक्टर महोदय और मेरे द्वारा शहर में फ्लैग मार्च भी निकाली गई है। इसी तरह से लगातार एरिया डोमिनेट किया जाएगा। तो कैसी पकड़ा था चुनाव आचार संहिता लगते ही? एक तुरंत ही क्योंकि टीमें एक्टिव हो गई थी, इसमें 19 लाख रुपए का कैश पकड़ा गया है और इनकम टैक्स को भी इसमें सूचित कर दिया गया है और इसको सीजर किया गया है और इस तरह की और भी कार्रवाई चेकिंग के दौरान की जाएगी। आज दतिया विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए फ्लैग मार्च अपने दतिया शहर में निकाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे मतदाता हैं उनको सुरक्षा की भावना प्रदान करना और जो भी क्रिमिनल किस्म के लोग हैं उनके मन में डर पैदा करना, ताकि ये चुनाव निष्पक्ष हो और जो हमारे मतदाता है वो सेफ और सुरक्षित महसूस करें। इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो भी मतदान करना चाहते हैं वो निडर होकर मतदान कर पाए। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दतिया जिले की सरसई थाना पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में हुई चोरी का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 35,000 रुपए कीमत का चोरी किया गया टिल्लू पंप और समरसेबल पंप बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक आकाश संस्या सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। हापुड़ में महज 1 घंटे की बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। शहर का प्रमुख गोल मार्केट जलमग्न हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों ने नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से अस्थायी समाधान की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। अच्छा, यहाँ पानी बताओ, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहेंगे सर, इसमें कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही। गवर्नमेंट कह रही है बतेरा पैसा खर्च कर रही है, बतेरा पैसा आ रहा है, लेकिन कोई देखने को ताशने को तैयार नहीं है। तो धर्मपाल के समय की सड़कें बनी हुई हैं, उसके बाद कोई सड़कें बनने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कई बार सड़कें पास हो जाती हैं और पैसा कम बढ़ जाता है, लेकिन सड़कें कम ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। किसकी लापरवाही माने? ये लापरवाही सरकार की है, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इसे देख नहीं रही। नाम को ये कम हमारा कम जिला बना हुआ है, जिला बनने के बाद भी हमें यहाँ पे जितनी तंगी देखने को मिल रही है, ये तंगी सामने मिल रही है। नगर पालिका की तरफ से कोई सफाई नहीं हो रही। सफाई कम मोहल्ले में नहीं हो रही, वार्डों में नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान है। अच्छा, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका की नाकामी है कहेंगे, नगर पालिका की नाकामी है ये कहेंगे। नगर पालिका में इतना पैसा आता है, कहाँ जाता है? नगर पालिका के कर्मचारियों की सैलरी रोक देते हैं, कहाँ जाता है पैसा? वो नगर पालिका पे कर्जा हो जाता है, ये बताते हैं। वोट ले लेते हैं लेकिन जनता को परेशान रखते हैं। जनता को आज तक इतना परेशान रखा है, देखो कैसे जनता सारी परेशान है। जहाँ भी देखो, इधर देखो पानी, उधर देखो पानी। अब जनता कैसे जावे? बिना पैदल वाली जनता तो जा ही नहीं सकती। पहले ऐसा होता था कि जनता अपना सीधा रोड पे निकल जाती थी, सीधा सीधा चली जाती थी, लेकिन अब सब जगह पानी ही पानी है। नगर पालिका कुछ कर नहीं रही इसके लिए। क्या कारण रहता है यहाँ पानी भर जाता?
पानी तो शुरू से ही बढ़ता है, लेकिन नगर पालिका जब नालों की सफाई नहीं करेगी, अपना काम पूरा नहीं करेगी, तो ऐसा ही होगा, जनता को परेशानी मिलेगी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन 2026 का समापन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि राज्य के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। सम्मेलन में लाभुकों और सहकारी समितियों के बीच परिसंपत्तियों प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से 539 किसानों को 3.81 करोड़ रुपए के केसीसी ऋण स्वीकृति पत्र दिए गए, जबकि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गईं। झारकोफिश योजना के तहत मत्स्य सहयोग समितियों को कार्यालय शेड, उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर, सोलर लाइट और एफआरपी बोर्ड प्रदान की गई। कार्यक्रम में वनोपज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रसिद्ध। इस अवसर पर बरही विधायक मनोज यादव, मांडू विधायक निर्मल महतो, रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़ी संख्या में लाभुक मौजूद थे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहनिया टोल प्लाजा के समीप परिवहन जांच चौकी पर अवैध वसूली के मामले में कैमूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 सैप जवान समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 57,760 नकद और 9 मोबाइल फोन बरामद किए। 6 जुलाई 2026 को मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई की, जिसमें सैप जवानों और सिविलियंस को ट्रकों से अवैध रूप से पैसे वसूलते पकड़ा गया। ट्रक चालकों ने जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें ना तो जुर्माने की रसीद दी जा रही थी और न ही चालान मशीन उपलब्ध थी। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 6/7/2026 को देर रात को मोहनिया थाने की सूचना प्राप्त हुई कि मोहनिया टोल प्लाजा के पास जो है प्रतिनिधित्व कुछ सैप के जवान हैं और कुछ आम नागरिक ये जो साथ में मिलकर अवैध वसूली कर रहे हैं। और इस सूचना को जब पुलिस अधीक्षक महोदय कैमूर ने संज्ञान लिया तो तुरंत एक छापेमारी दल का गठन हुआ और वो त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँची घटनास्थल पर और वहाँ पर परिवहन विभाग के वाहन जाँच केंद्र के पास 2 झोपड़ियाँ पाई। एक झोपड़ी जो था वो रोड के एक साइड था जो मोहनिया से बनारस को जाता है और दूसरे साइड जो बनारस से मोहनिया को जाता है। और दोनों ही साइड में एक झोपड़ी के पास 3 आम नागरिक थे और एक के पास 2 आम नागरिक थे और ये लोग मिलकर इस रैप के जवानों के साथ अवैध वसूली कर रहे थे। उनके अलावा कुछ अज्ञात व्यक्ति थे और ट्रकों से ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे। छापामारी दल ने जब इन लोगों को पकड़ा 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 सैप के जवान थे और 5 ये जो आम सिविलियंस थे। तो इनसे जब पूछताछ की गई इस मामले को लेकर तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और कुल जो ये जगह है यहाँ से 57,760 रुपये बरामद किए गए और 9 मोबाइल भी बरामद किए गए और इस मामले में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ पड़ताल की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे सर? टीम का नेतृत्व डीएसपी ट्रैफिक कर रहे थे। किन वाहनों से पैसे की बात करें? ट्रकों से। तो क्या ये परिवहन विभाग के अधिकृत रूप से या फिर इसमें मामले की जांच हो रही है। वहाँ पे मौजूद कुछ ट्रक ड्राइवर ने, ट्रक चालकों ने कहा कि उनके साथ अवैध वसूली किया जा रहा है और उनको इसके बदले कोई पावती या रसीद नहीं दी जा रही है। इस मामले में और जाँच किया जा रहा है। जैसे कि 9 मोबाइल में कहा कि जब्त हुआ है तो उसका अवलोकन किया जा रहा है। आगे अनुसंधान में क्या जानकारी मिला कितना पैसे की बात होती है? ये जानकारी नहीं स्पष्ट हो पाई है। हमने बात की है जो आम लोग थे और जो सैप के जवान थे तो उनका प्रति ट्रक वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका बस ये कहना था कि अभी हमारे पास फिलहाल इतने पैसे हैं, अभी उनको और अनुसंधान में आगे बात करना चाहते हैं। सर गिरफ्तार लोगों में कौन कौन है? 4 सैप के जवान और 5 आम नागरिक। जो आम नागरिक हैं वो किसके लिए काम करते हैं? परिवहन विभाग? नहीं, वो आम नागरिकों का कहना है, जो पूछताछ में आया है उनका कहना है कि इन्हीं सैप के जवान के कहने पर ये आते थे और जो ट्रॉली लगाते थे और ट्रॉली को लगाने के बाद उसको हटाने और लगाने का काम था। बेसिकली उनके इशारों पर, सैप के जवान के इशारों पर ट्रॉली को या तो खोलते थे या तो बंद करते थे और उसी के हिसाब से ट्रक को आगे जाने का मार्ग। तो सर ये बताइए, सभी आम नागरिक जो थे वो लोकल थे या फिर उनके द्वारा बुलाए गए बाहरी? लोकल कैमूर जिला के। कितने दिनों से कार्य चल रहा है? उनका कहना है कि जो 5 सिविलियंस हैं उनका कहना है कि ये महीने में 20-25 दिन इसी काम में रहते हैं और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि कोई विशेष उन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया। उनको पेमेंट कितना मिलता था? कौन देता था? उनको पेमेंट करीब, उनका कहना है कि रात को जो ये मजदूरी करते हैं, जो ट्रॉली वाले जो काम करते हैं, उनको लगभग 300 रुपये मिलता है प्रतिदिन। आगे क्या किया जा रहा है सर? भुगतान कौन करता था? ये इनके, जैसे इनका कहना है कि इनको ये सैप के जवान ही इनके काम का इशारों पर काम कर रहे हैं।
तो उन्हीं से पैसा लेते थे। आगे इसमें अनुसंधान चल रहा है। सर वहाँ के किसी पदाधिकारी से बातचीत इसको लेकर के, परिवहन विभाग किसी पदाधिकारी से बातचीत इसको लेकर नहीं, अभी तक कोई बातचीत नहीं की गई हमारे पास। अभी हम बस इन्हीं मौके पर फोकस करें, अगर आगे अनुसंधान में कुछ आता है और हमें लगता है कि अगर बात करनी चाहिए आगे तो जरूर करेंगे। सर वहाँ कई वर्षों से अवैध वसूली की जाती थी, आज ही प्रशासन का कैसे खुला है? देखिए, अवैध वसूली जो भी पहले की जाती थी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं सर। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। एसपी सर इन चीज़ों को लेकर बहुत ही सतर्क हैं और वो बेसिकली एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं और जो उनको सूचना मिली, जो हमें सूचना मिली उनको भी मिली, इस पर कार्रवाई की गई। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों के भी शामिल होने का सवाल है। हमारे सामने तो ऐसा कोई सूचना नहीं आया, अभी जो अनुसंधान में आए तो देख रहे हैं। अभी क्या की जा रही है सर? कैमूर से सीनू संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। प्रिंस खान की कथित धमकी मामले में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने एगियरकुंड प्रखंड विकास पदाधिकारी को डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। जिला परिषद सदस्य बदल बावरी ने कहा कि पुलिस को अपराधियों के पूरे नेटवर्क और उनकी कार्यप्रणाली पर सख्त कार्रवाई कर उसे ध्वस्त करना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को धमकियों का सामना न करना पड़े। वहीं धनबाद सांसद डुल्लू महतो के बयान पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि निरसा विधायक रूप चटर्जी पर लगातार बयानबाजी राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि गैंगस्टर प्रिंस खान और सांसद डुल्लू महतो पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा माले सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। पता है आज जो ज्ञापन सौंपे हैं, देखिए आज जो हम लोग भाकपा माले की ओर से एक प्रतिवाद सभा एगारकुंड ब्लॉक में कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में हमारे निरसा के लोकप्रिय विधायक माननीय अरूप चंद्र के ऊपर ढुलू महातो के गुर्ग प्रिंस खान के द्वारा जान मारने का धमकी दिया गया था। वो साथ ही ढुलू महातो ने अनर्गल बयान देकर एक सांसद जो इसका ऐसी भाषा हम लोगों को तो कभी सुनने को लिए नहीं मिला था और उन्होंने उन्हीं के इशारा पर प्रिंस खान ने माननीय विधायक अरूप चटर्जी को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जान मारने का धमकी दिया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। उसी का हम लोग एफआईआर किए हैं निरसा थाना पर ढुलू महातो और प्रिंस खान के नाम पर। वो हम लोग का मांग है ये गलत लोग इन लोग को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और उसी दिन हमारे सेंट्रल कमेटी की ओर से जो माननीय विधायक के जान मारने का धमकी और धनबाद के संसद का जो अनर्गल बयान का खिलाफ प्रतिवाद सभा का आज 7 तारीख को घोषणा किया था, उसी का आज हम लोग 7 तारीख को प्रतिवाद सभा पालन कर रहे हैं। आगे का क्या रणनीति रहेगा आप लोगों का? अगर रणनीति अगर ये लोग अरेस्ट नहीं होते हैं तो हमारा जो गाइडलाइन है, हमारा केंद्र कमेटी है, आज तो भाकपा माले कोई छोटा पार्टी नहीं है, हमारे केंद्र कमेटी का जैसे दिशा निर्देश होगा हम लोग उसी आधार पर हम लोग काम करेंगे। सर कहा जाता है कि ये पूरा सीपीएम माले जो नक्सलवाद पे खड़ा है, इसका जन्मभूमि ही नक्सलवाद है, तो ऐसे में प्रतिवाद जो आप कर रहे हैं इसमें कहाँ तक आप सफलता अपने आप को पाएंगे? कहाँ जन्मभूमि हम नक्सलवाद पे भी खड़ा है। झारखंड निरसा से सीधू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करौंदहा में आदिवासी महिला की मौत के बाद सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों युवा कांग्रेस का आरोप है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण एम्बुलेंस समय पर गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते बीमार महिला को करीब 3 किलोमीटर तक खाट पर ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के बाद महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से करीब 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण की शिकायत कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों से की, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने भी प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और गांव में गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की मांग उठाई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश तिवारी त्यूनी, अध्यक्ष युवा कांग्रेस मनगांव विधानसभा। एक करौदहा गांव में जो नदना ग्राम पंचायत अंतर्गत आता है, वहां एक 6 लाख के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मैं समक्ष आपके उपस्थित हुआ हूं।
मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अभी विगत दिवस ग्रामीणों द्वारा एक आदिवासी परिवार की महिला को सड़क के अभाव में चारपाई पर लाद कर ले जाना पड़ा। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इसके पूर्व पंचूलाल प्रजापति जी ने अपनी विधायक निधि से 2 लाख रुपए दिया था और फिर वर्तमान विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने 4 लाख रुपए विधायक निधि से राशि दी, लेकिन मौके पर कोई सड़क निर्माण न होने से मौके पर कोई वाहन नहीं पहुंच सका। और दूसरी ओर जो स्वास्थ्य विभाग की विफलता है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मौके पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची थी कि कुछ दूरी तक एम्बुलेंस आ जाए। वहां के ग्रामीणों ने अपने व्यक्तिगत खर्च से मरीज को संजय गांधी ले गए, जिसके दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वर्ष 2021-22 में सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने अपनी भूमि का अत्यजन कराया। उसके बाद 12 अगस्त 2025 को श्रीमान कलेक्टर महोदय रीवा के समक्ष जन सुनवाई में ग्रामीणों ने अपील की। उसके बाद 29 सितंबर 2025 को ग्रामीणों ने शपथ पत्र के माध्यम से लोकायुक्त से जांच करने के लिए शिकायत की। उसके बाद 6 अक्टूबर 2025 को अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सिरमौर को गबन और बीमार व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपा। 6 अक्टूबर 2025 को यानी कि उसी दिन कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर को भी एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया। 9 अक्टूबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पुनः एक शिकायत पत्र सौंपा गया। 9 नवंबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक और शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। 10 नवंबर 2025 को आरटीआई लगाई गई, लेकिन आरटीआई में इनको कोई जवाब नहीं मिला। 28 अप्रैल 2026 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। 12 मई 2026 को कोई कार्यवाही न होने पर 9 महीने बाद पुनः कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका रसीद क्रमांक 2023 है। सोचिए, घंटों लाइन में खड़े होकर ग्रामीणों ने अपनी शिकायत और अपनी आप बीती जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने वहां से नोट किया कि जिला पंचायत जनपद पंचायत इसमें कार्यवाही करे। 29 जून 2026 को सूचना के अधिकार के तहत फिर से अपीली आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन भी की गई और मीडिया के माध्यम से भी इस आवाज को उठाते रहे ताकि इस पे कोई कार्रवाई हो सके, लेकिन शासन प्रशासन की निष्क्रियता ने एक आदिवासी महिला की जान ले ली। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस रोड के लिए लगभग 6 लाख रुपए राशि दी गई थी, उसके लिए ग्रामीणों ने पहले भी कुछ चंदा करके कार्य कराया हुआ था। वर्तमान में वह मार्ग चलने लायक बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। और मनगांव विधायक पर तो ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाए कि 15% से 40% राशि लेकर विधायक निधि दिया करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इसके पहले भी मीडिया ने मनगांव के एक्सीडेंटल विधायक से कई बार प्रश्न किए कि मौके पर सड़क नहीं है और राशि निकाल ली गई है। तो इस समस्त घटनाक्रम की जो जिम्मेदार हैं नरेंद्र प्रजापति और शासन प्रशासन जो स्थानीय है, इन पर विशेष कार्यवाही हो। और जो मनगांव विधानसभा में जो विधायक हैं वो सिर्फ रीलबाजी करने, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने, इसके अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 3 किलोमीटर का वह मार्ग पैदल चलने योग्य भी नहीं है, जिसके कारण शॉर्टकट के रूप में 1 किलोमीटर लगभग खेत के माध्यम से चारपाई पर आदिवासी महिला को ले जाया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी हित में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है और दूसरी तरफ लगातार आदिवासियों की इस प्रकार से जाने जा रही हैं। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा इसमें जल्द से जल्द कोई कार्यवाही करें, अन्यथा युवक कांग्रेस बृहद जन आंदोलन करेगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा में तहसील दिवस के अवसर पर सोनांचल बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं के समाधान की मांग की। अधिवक्ताओं ने तहसील भवन के सामने नगर पंचायत द्वारा बनाए गए मटेरियल रिकवरी सेंटर को हटाने, तहसील परिसर में रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना और अधिवक्ता परिसर में नियमित बिजली आपूर्ति की मांग उठाई। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश चंद्र ने बताया कि एमआरसी से दुर्गंध और बारिश के समय बीमारियों का खतरा बना रहता है। अधिवक्ता नसीम खान ने ओबरा नगर में सुंदरीकरण के नाम पर बनाए गए मानक विहीन वाटर फाउंटेन को भी दुर्घटनाओं का कारण बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। मामले में प्रशासन ने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अपना पूरा परिचय बताइए। नसीम खान एडवोकेट। आज आपने तहसील दिवस पे जनहित के किन मुद्दों पे बात की है? जनहित का एक मुद्दा, हमारे पहले बार का एक मुद्दा था कि यहाँ पे कचड़े का वो है, उसको यहाँ से हटाया जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, कचड़े की बदबू हम लोग असहनीय बदबू हो रही है। और दूसरा मुद्दा था कि रजिस्ट्री ऑफिस क्योंकि तहसील यहाँ आ गई है, यहाँ कई कमरे खाली हैं, तो डीएम महोदय से हमने बोला कि जब उनको जगह अलाट कर दी गई है तो बनने में तभी वक्त लगेगा, कम से कम एक कमरा टेम्परेरी उनको रजिस्ट्री ऑफिस के लिए दे दी जाए। तो डीएम महोदय ने आश्वासन दिया है कि कमरा मिल जाएगा।
और बाकी एक हमने जनहित का मुद्दा उठाया था कि यहाँ शारदा मंदिर चौराहा, गजराज नगर मोड़ और ये डिग्री कॉलेज चौराहे पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। गोलंबर बन जाने की वजह से नगर पंचायत द्वारा विकास के नाम पे किया गया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके मानक के विपरीत किया गया। दाहिने बाएं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने रॉन्ग साइड जाएं कि राइट साइड जाएं, गाड़ियां नहीं लोग मोड़ पा रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कई मृत्यु भी हो चुकी है। उसके लिए हमने दिया तो कप्तान महोदय ने, पुलिस अधीक्षक महोदय ने उस पर संज्ञान लिया और सीओ ओबरा और बिजली विभाग और वन विभाग सबकी एक टीम बनाए हैं कि इसको तुरंत निस्तारित करिए। गजराज नगर चौराहे का चौड़ीकरण, शारदा मंदिर चौराहे का चौड़ीकरण और डिग्री कॉलेज चौराहे का चौड़ीकरण करने का आश्वासन दिया गया है। अब उम्मीद है कि हो जाएगा। जैसे जब ये गुंबद लगाया गया था उसमें क्या उसके पहले भी गाड़ियों को यह संज्ञान में नहीं था कि यदि ये लगेगा चौड़ीकरण है नहीं रास्ता तो भी दिक्कतें कितनी आएंगी? तो जिस टाइम ये लग रहा था उस टाइम जिलाधिकारी श्री बद्रीनाथ सिंह सर थे, तो हमने एक ये तहसील दिवस पे ही दिया था। उन्होंने बनाया था कि हाँ ऐसा ऐसा बनेगा, लेकिन वो सिर्फ कागज पे ही रह गया, उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो आज हमने पुनः दिया है कि सर ये तीनों चौराहे का मानक के अनुसार किया जाए ताकि लोगों को आने जाने की। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं रमेश चंद्र मिश्र एडवोकेट। आज तहसील दिवस पे आप ज्ञापन दिए हुए हैं, ज्ञापन में क्या मामला है और क्या निस्तारण निकला? ऐसा है कि यहाँ वकील तमाम दुश्वारियों को झेल रहा है। इसमें मुख्य बिंदु यह था कि ठीक तहसील के गेट के सामने एक नगर पंचायत का कूड़ा निस्तारण केंद्र बना हुआ है, जिससे जब हवा उधर से चलती है तो इतना दुर्गंध फैलता है कि लोगों को यहाँ बैठना दुश्वार हो जाता है। और बरसात के दिनों में कालरा, हैजा जैसी तमाम बीमारियां, संक्रमण बीमारियां वकीलों को प्रभावित करेगा। और इसके अतिरिक्त सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो पुरानी तहसील में स्थित है, उसके बाबत हमने प्रार्थना पत्र दिया जिलाधिकारी महोदय को कि वह सब रजिस्ट्रार ऑफिस, जबकि ऑलरेडी नए तहसील में भवन उपलब्ध है, कमरा उपलब्ध हैं, उस भवन में एक कमरा दिला करके जब तक उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को यहीं पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि संपूर्ण अधिवक्ता यहाँ के कार्यों को देखते हुए बैनामे के कार्य को भी समुचित ढंग से निष्पादित कर सके। लाइट की व्यवस्था? हाँ, लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसके बाबत भी हमने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि अधिवक्ता एक त्यागी और तपस्वी जीवन जीता है, वह कर्मयोगी होता है, और इन दुश्वारियों को झेलते हुए भी सभी संपूर्ण अधिकारी एसी में रहते हैं, पंखों में रहते हैं, लेकिन अधिवक्ता समुदाय खुले गगन के नीचे अपनी जीवन बसर करता है। तो इस स्थिति में चूंकि वकील अदालत की दो पहियों में एक पहिया होता है, ऐसी स्थिति में उनको भी कुछ व्यवस्था दी जाए ताकि कम से कम हवा पानी वह समुचित ले सके और जिंदगी अपना जी सके। क्या मिला? आश्वासन में यही मिला कि एसडीएम साहब को उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि भाई वह अधिवक्ताओं का मांग जायज है, इसका तत्काल निस्तारण कर दिया जाए। और जहां तक सब रजिस्ट्रार ऑफिस की बात है, उन्होंने एडीएम साहब को फोन भी किया, तो एडीएम साहब से बात हुई कि भाई यहाँ पर एक तहसील में कमरा उपलब्ध है, उस कमरे में सब रजिस्ट्रार ऑफिस को स्थानांतरित कर दिया जाए। आश्वासन हमको पूर्ण मिला। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुंदन चौधरी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।